नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने एक राष्ट्रीय महत्व के प्रकरण पर विचार विमर्श का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, दिल्ली पुलिस ने अब जो डेटा जारी किया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2873 अपराधी भी शामिल हो गए थे। कॉकरोच थे जिनके आंदोलन में अपराधी भी शामिल हो गए थे। तो इनको बचाने के लिए अब मुहिम शुरू हो गई है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज ना किया जाए, क्योंकि सर ये तो वो सारे जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, आरएएफ के जवानों पर हमला किया। अंजू जी, आप कैसी बात कर रही हैं? दिल्ली पुलिस किस दुनिया में रह रही है? कॉकरोच जनता पार्टी ने ये धमकी दी है सरकार को कि अगर आपने सारी एफआईआर वापस नहीं ले ली कल तक, तो हम दोबारा धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू कर देंगे। ध्यान से सुनिए, अभी जुम्मा जुम्मा 2-4 दिन ही हुए इनके प्रकट किए हुए, और जिस तरीके से इनको हैंडल किया गया उसकी तो हमें खैर बहुत प्रश्न चिन्ह है, लेकिन इनका दोबारा इस तरीके से धमकी देना, तो फिर हम ये मान लें कि अब देश में निर्वाचन की जरूरत नहीं है, संसद की जरूरत नहीं है, धरना करो, सत्तारूढ़ हो जाओ, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और जो आपने इन लोगों की गालीबाजी वगैरह देखी है, जिस तरीके के इन्होंने जीत के बाद जैसे 5 सितारा में जाके नचनियों की तरह नाच गाना वगैरह किया है, आप इनका लेवल समझ सकती हैं। सोशल मीडिया के दम पर और विदेशी फंडिंग के दम पर ये जो उन्होंने कर लिया, अब उसके समझते हैं कि अब भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया। केवल अब ये जो भीड़ इकट्ठा करेगा, भीड़ तंत्र चलेगा, लोकतंत्र नहीं चलेगा। तो इनको बड़ी गलतफहमी हो रही है अपने बारे में। और ये हमारे बच्चे बच्चे हमारे हैं, और हम इनके पर हमारी पूरी सहानुभूति और हमदर्दी हमारी आपकी पूरे देश की बच्चों के साथ है। अपराधियों के साथ तो नहीं है, न कभी होगी, न अपराधी के साथ होगी। मैं ये जानना चाहूंगा अंजू जी कि जो हमारे पुलिसकर्मी जो लगभग 130 के करीब, जिसमें महिला पुलिस अधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, स्पेशल पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी, इंस्पेक्टर्स, महिला ऑफिसर्स, ये जो घायल हुए हैं बुरी तरीके से, निर्मम इनकी जो है पिटाई की गई है, हेड इंजरीज हैं। लोग आपने देखा होगा, लड़कियां और ऑफिसर्स सर पे किस तरीके से गमछा तौलिया बांध करके बच के जा रहे हैं, इसके ऊपर इनको कार्रवाई नहीं है। मैं ये जानना चाहूंगा कि पुलिस अधिकारियों के कोई संवैधानिक अधिकार है कि नहीं है? वो केवल पिटने के लिए आते हैं। जिस तरीके से ये मनबड़ लोग दंगाई पत्थर मारे, आपने पुलिस की 30 गाड़ियों को स्वाहा कर दिया, आग के हवाले कर दिया, क्या इसकी कोई कार्रवाई नहीं होगी आपके ऊपर? ये चाहते हैं कि सारी एफआईआर हो जाए। पुलिस वाले जो पिटे हैं, ठुके हैं, वो है ही इसीलिए कि उनको पीटा जाए और ठोका जाए। ये गलतफहमी निकाल दीजिए। और अगर ये होता है अंजू जी, मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने भी पीआईएल तैयार की। अगर एफआईआर वगैरह जो चुटैल और घायल पुलिस वाले हैं, उनके भी परिवार हैं, उनकी जो वेदना है, अगर किसी ने दुस्साहस किया उनके एफआईआर को, तो हम लोग भी पीआईएल में जाकर के सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे क्या हमारे मानवाधिकार नहीं है? हमारे परिवार के मानवाधिकार नहीं है? क्या हमारे भी ये माता पिता, भाई बहन, संतान, पति पत्नी हमारे नहीं है? जिसको जो मन में पत्थर मार करके चला जाए। अब हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कठोर परिश्रम की। यह सही है कि शुरुआत में कुछ गलतियां दिल्ली पुलिस से भी हुई, उनके आकलन में, उनके बल प्रयोग में, उनका तितर बितर हो जाना, भीड़ का सही आकलन न करना, लेकिन बाद में जो उन्होंने किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और जो इन्होंने आंकड़े निकाले, कैसे निकाले हैं? उन्होंने सैकड़ों वीडियो को खंगाल करके फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर और एआई टूल्स के माध्यम से पता लगाया कि 2873 चेहरों को उन्होंने बराबर कर दिया, और उसमें 989 लोगों को बिल्कुल चिन्हित कर दिया कि ये चोटी के अपराधी हैं, शीर्षस्थ अपराधी हैं। अब मैं उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री की कुंडली आपको बताता हूं। ऐसा नहीं कि वो जेब काटने में या सामान्य चोरी या मारपीट के आरोपी हैं। उसमें बड़ी संख्या में थाने की हिस्ट्री शीटर से मतलब पुराने सजायाबी हैं। उसके जो इसी 989 आपने बताया है, उसमें हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, राहजनी, बलात्कार, पॉक्सो, एनडीपीएस के आरोपी इसमें हैं। अब आप चाहते हैं कि ये आंदोलन में ये नीट के परीक्षार्थी हैं? ये कहीं से नीट के परीक्षार्थी नहीं, ये विद्यार्थी हैं। और जिस तरीके की भाव भंगिमा लेकर के जो दिखाई पड़ रहे थे, उसमें कोई भी नीट के विद्यार्थी नहीं था। पिछले शो में अंजू जी मैंने आपको बताया था कि सीलमपुर का
ये जो हाजी अफजाल है, ये 150 अपने गिरोहबंद लोगों को आया था इसमें। इसके अलावा जो प्रोफेशनल पत्थर फेंकने वाला अरशद था, ये भी आया था। ये तमाम लोगों का जब जमावड़ा होगा तो अपराध, मारपीट तो होनी ही होनी, स्वाभाविक चीज है। और इसके ऊपर यह कह देना कि हमारे दिल्ली पुलिस वालों का या कहीं के भी पुलिस वाले हैं, उनके कोई मानवाधिकार नहीं है, उनके कानूनी अधिकार नहीं है, उनके मौलिक फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये होने नहीं दिया जाएगा। पहली चीज तो, अगर मैं नहीं उम्मीद करता हूं कि ऐसा अन्याय हमारे परिवारों के साथ होगा, हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ होगा, हमारी वो बहन बेटियों के साथ होगा जो पुलिस में है, जिनके साथ ये अमानवीय व्यवहार हुआ। एफआईआर करने का उनको भी हक है, और अगर उनके साथ ये इस तरीके की दुर्घटना हुई है, उन एफआईआर से, और ये जिनको खंगाला है, जिन लोगों ने दुस्साहस किया है, ये कहते हैं कि एक दिन तुम्हारा 364 दिन हमारे। एक दिन तुमने पत्थर गुम्मा चला दिया, हमारी 25-30 गाड़ियां आग को हवाले कर दिया, हम 364 दिन लगा करके तुम्हें घेर करके जहां कहीं तुम बिल में छिपे होगे निकाल करके ले आएंगे, और कुछ पकड़े भी जा रहे। अब जब तक ये सीचा धींगा मुश्ती और इनका कल तक अगर नहीं विड्रॉ हुए तो हम दोबारा आ जाएंगे। तो मेरा आह्वान होगा दिल्ली पुलिस से और सभी से कि अब अगर ये इनकी धमकी धपाटे में दोबारा कोई आंदोलन करते हैं तो कृपया अपनी तैयारी पहले की तरह न कीजिएगा। अब इस बार तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि इनको इस तरीके की अगर कोई गुंडागर्दी करते हैं या गुंडागर्दी होती है तो दिल्ली को बंधक बनाने का हक न आपको है, न मुझे है, न सीजेपी को है। इसलिए अगर कोई अंधक बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है, कानून अपने हाथ में ले रहा है, तो आपके पास रास्ता है, और अपना डिप्लॉयमेंट, अपनी आंतरिक सुरक्षा योजना, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को इतना मजबूत कर लीजिए कि आपके ऊपर कोई आरोप भी न लगे। जो आपके सीसीटीवी सीजेपी के वर्कर्स ने तोड़ ताड़ के बराबर कर दिए, ये आगे हमारे काम आएंगे। ये टूटे हुए सीसीटीवी जो हैं, तो उससे हम लोगों को भागने के रास्ते, गुंडागर्दी करने का मौका मिल जाएगा। तो अंजू जी, ये सुख तो इनको मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो इनकी धमकी थी, मुझे ये चीज पसंद नहीं आई और किसी को पसंद नहीं आएगी। कि धर्मेंद्र प्रधान की तो शुरुआत थी, वहां तो इस्तीफे के बाद अगर एफआईआर वापस नहीं हुई। और सर, पैलेट गन को लेकर भी बड़ा बवाल मचा हुआ है। भाई, पहले तो ये था कि पैलेट गन दिल्ली पुलिस का हमारे पास है नहीं। आरएएफ ने कहा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, और अगर पैलेट गन चल भी गई, अगर हम कह दें लग भी गई, तो ये इतनी हिंसा के बाद, मैं आपको बता दूं, इस पोजीशन में मैं भी रहा हूं, इतना तो छोड़ दीजिए कि 125-150 हमारे अधिकारी कर्मचारी, जिसमें महिला अधिकारी भी हैं, चुटैल हो जाए। इतने में हम इनकी औकात इनको दिखा देते, और कर चुका हूं। इतना देखने के बाद ये नहीं कि हम एक गाल पे तमाचा मारे, मैं दूसरा गाल दिखा दूं, और आप तमाचे मारते जाओ, मैं गाल बदलता जाऊं, ये तो नहीं होने वाला ना। और जिस तरीके से प्रत्युत्तर दिया गया था, पैलेट गन लेकर चली है, अगर चली है, अब ये जांच का विषय है, क्योंकि सीआरपीएफ के डीजीपी ने कहा है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। हम कहते हैं चलाया था, चलिए मान लिया, इतनी हिंसा के बाद के पैलेट गन नहीं चलेगी। अब मैं अपने आप को रखता हूं इस पोजीशन में कि अगर मैं पुलिस कमिश्नर होता, मिनिमम रबर बुलेट चलती, जो कि पैलेट गन से एक जनरेशन आगे है, और हो सकता है कि सॉलिड बुलेट चल जाती, जो कि हमारे कर्मचारी, अधिकारी, वुमेन पुलिस ऑफिसर गाड़ी पिटने के लिए नहीं। ये लोग कानून को बड़ी अलग तरीके से बात करते हैं। ये साहब देखिए, यहां पर आपको ये अधिकार है, जब जान माल की बात आती है तो जो बीएनएसएस के धाराएं कोट कर रहे हैं ना, वो अप्रासंगिक है। ड्रिल मैनुअल में केवल यही एक मान्यता है, और मैं समझाना चाहूंगा, न्यूनतम बल प्रयोग, नॉन लीथल एस्पेक्ट्स, नॉन लीथल ऑल्टरनेटिव्स, और कमर के नीचे। इससे दंगा अगर निपट जाए तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर टीयर गैस से, वाटर कैनन से और माइल्ड लाठीचार्ज से, लेकिन अगर नहीं निपट रहा है तो आपको सरकार ने जो भी हथियार दिए हैं, उनके दशहरे में पूजन करने के लिए नहीं दिया है। उनका इस्तेमाल किया कि जब जरूरत पड़े अपनी किसी दूसरे की जान बचाने के उद्देश्य से न्यूनतम बल प्रयोग करें, और पैलेट गन का भी इस्तेमाल हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो जरूरी था वो किया। कनॉट प्लेस में अगर किसी अधिकारी ने पैलेट गन चलाया तो अंजू जी, उसकी अनिवार्यता थी। उसने यही क्या कम है कि सॉलिड बुलेट नहीं चला दी, एसएलआर का इस्तेमाल नहीं किया है, उसने इंसैस का इस्तेमाल नहीं किया। वो भी कर सकता था, क्योंकि जो हिंसा और आपने जो वहां पे उदंड और आपने वहां गुंडागर्दी दिखाई, मैं फिर कहता हूं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, दिल्ली पुलिस ने बहुत बर्दाश्त और बहुत धैर्य का परिचय दिया,
वरना और कोई पुलिस बल होता तो इनको भूसा भर देती। सर मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ कि पैलेट गन का आपने सही कहा कि इस्तेमाल हो गया तो क्या हुआ। सर इतने आप वो जवान देखो, आरएफ का जवान जिसके पीछे पूरी भीड़ लिंचिंग के लिए भागी जा रही थी, उसने अपनी गन एक तरह से तानी इनकी तरफ, उस पर भी बवाल हो गया कि अरे वो तान क्यों रहा है। सर उसकी जान पर बनाई थी, अगर उसके साथी नहीं आते तो ये तो उसकी लिंचिंग कर देते। तो क्या आप सही कह रहे हैं, जो हथियार दिए गए हैं हमारे जवानों को, पुलिस को, वो सिर्फ क्या दशहरे पर पूजन के लिए उनका इस्तेमाल तो होगा। और फिर ये सवाल कि डंडा ऊपर मारना था, नीचे मारना, टांग पे मारना था, यहां मार दिया। और सर जब भीड़ होती है तो पुलिस वाला क्या ये देखेगा कि मैं डंडा टांग पर मारूं, ऊपर मारूं, इधर मारूं? किस तरह के सवाल हमारे देश के विपक्ष के नेता उठा रहे हैं। वो जिसको लेकर एलओपी आए थे सर, तो वो करने क्या गया था, वहां पर फूल देने के लिए गया था? अगर उसके ऊपर पैलेट गन के वो बुलेट्स लगे सर, वो आपको शक्ल से कहीं से भी नीट का प्रतियोगी लग रहा था, वो हुड़दंग मचाने के लिए गया था। बिल्कुल सही, मैं आपकी 100% बातों से सहमत हूं। एलओपी अगर मानवीय संवेदना से ओतप्रोत है तो जो हमारे 125 अधिकारी, कर्मचारी, महिला अधिकारी, हमारी बेटियां घायल हैं, जरा उनके बारे में भी दो शब्द कह दें। आपने ये देखा नहीं कितना मौन, जैसे कहते हैं मौत का सन्नाटा छा जाता है। तो ये हमारे एलओपी हो या कोई भी हो, सबके मुंह में दही जमा हुआ है, गाढ़ा दही। एक शब्द किसी ने हमारे पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के बारे में नहीं कहा। वो तो ऐसा लगता है जैसे हमने कहा कि अभी मैं किसी चैनल पे था, मैंने कहा ऐसा लगता है कि हम लोग जुपिटर से उतरे हैं, चीन से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं। वी आर चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड। हमारी कोई गिनती नहीं, ना हमारे लिए कोई जरूरत है, क्योंकि हमारे बारे में एलओपी बोलेंगे उसी दिन ये समझते हैं कि राजनीति करना इनको बंद करना पड़ जाएगा। इनको अपनी लाभ और हानि, वोट बैंक की पॉलिटिक्स से इतना प्रेरित है कि नैतिकता की ये बात ही नहीं कर सकते हैं। ये दुनिया भर में झूल रहे हैं इधर से उधर, और उस बच्चे को लेके जा रहे हैं। ये आपका विकल्प है, जरूर जाइए। बच्चे के जो छर्रे हैं, लेकिन जिनका सर फूटा है, जिनकी चेहरा बिल्कुल विकृत हो गया है, जिनका अंग भंग हो गया है, हाथ पैर टूट गए हैं, उनके बारे में एक संवेदना का शब्द ना आपने पहले कहा है, ना आज कहा है, ना आगे कहेंगे। और आपकी ऐसी निष्क्रिय, निष्प्राण और निस्तेज संवेदनाओं की और सहानुभूति की हमें जरूरत भी नहीं है। अपने पास रखिए, मड़वा के टांगिए, और आने वाले वक्त में आपको जरूरत पड़ेगी अपनी संवेदनाओं की खुद। जो आपके जैसे कर्म हैं, श्राप मत लीजिए पुलिस के परिवार वालों का। पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों के परिवार हैं। पुलिसकर्मी तो कभी किसी को श्राप नहीं देता है, लेकिन परिवार के वो तो मानव है। हम लोग तो अपनी संवेदना दबा करके ठीक है, हमारा प्रशिक्षण है, हम इसी बात की तनख्वाह लेते हैं। लेकिन परिवार के जो व्यक्ति, जो बच्चे हैं, जो पत्नियां हैं, माता पिता हैं, उनका श्राप मत लीजिए। बस मैं एक ही बात कहूंगा। और आपने जो अन्याय का पलड़ा चढ़ा करके रखा है, पुलिस की सेवा भी आप लेंगे, पुलिस की सुरक्षा भी आपको चाहिए, पुलिस के हर जायज नाजायज काम करवाने के लिए भी चाहिए। लेकिन जब अगर उनको चोट लग जाएगी, संवेदना का एक शब्द नहीं, जाना तो बड़ी दूर की बात है। तो अंजू जी, मैंने कहा था इनकी निष्प्राण, निस्तेज संवेदना की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि कोई चीज हृदय से नहीं है। ये अगर एक तो करेंगे भी तो ये केवल औपचारिकता निभाएंगे, इनके हृदय से, कोई अंतरात्मा से कोई शब्द या भावना नहीं आएगी। सर सिवान में AK-47 से फायरिंग की गई, उसको लेकर भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही का, जो दूसरी घटनाक्रम आपने बिहार सीवान का बताया था, जो एक लड़का, शायद अभिषेक नाम है, निलंबित हो गया है, जो AK-47, ठीक है, ये सही है। AK-47 का इस्तेमाल स्टूडेंट और सिविल डिस्टर्बेंसेस में इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन एसपी और वरिष्ठ अधिकारी तो जाते ही डिस्टर्बेंस में, और उनके पीएसओ के पास अक्सर AK-47 होती है। तो अगर एसपी घिर गया तो उसका पीएसओ भी घिरेगा, और पीएसओ अगर घिर जाएगा तो क्या पीएसओ इसलिए क्योंकि स्टूडेंट हैं उनके ऊपर तानेगा नहीं? ये चीज खैर अब जांच का विषय है, क्योंकि हर ऐसे बल प्रयोग के बाद, ऐसी शिकायत के बाद जांच होती है, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होते हैं। और अगर कोई त्रुटिपूर्ण बात होती है अंजू जी, तो उसकी बहुत बारीकी से उसका अनुसंधान, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है, और कोई दोषी होता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। अभिषेक का तो निलंबन हो ही गया। पैलेट गन के बारे में भी कह रहे हैं कि 7 राउंड चलाए थे, अभी बात खुली नहीं है। जीपी सिंह, डीजी सीआरपीएफ कहना है कि इसमें जांच चल रही है, 3 दिन हमें और चाहिए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमारे पास पैलेट गन इशू नहीं है, और अगर चली है गोली तो साहब तो ऐसे कोई अंधेर नहीं कट गया है। पैलेट गन जो बहुत लो लेवल
फायर आर्म माना जाता है, बहुत नीचे की श्रेणी में आता है, तो उसमें अगर 7 गोली चल गई और किसी को अगर इंजरी आ गई, बहुत बुरी बात है, अवॉइड हो सकती थी तो अवॉइड कर सकते थे। लेकिन जो हिंसा हुई है, तो इसको मैं डिस्प्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स नहीं कहूंगा कि इसमें कोई हमें चीज छुपानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमने अगर 7 गोलियां चलाई हैं तो हमने 7 गोली चलाई अपनी और दूसरों की आत्मरक्षा में, इसमें छुपाने क्या बात है। किसी गोली लग गई भाई, ठीक ही है। अब ठीक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, लेकिन जस्ट टू बैड। सहानुभूति भी है, इलाज कराएं अपना। और ये एक अनिवार्यता थी, और इस अनिवार्यता के चलते, चुनौती के चलते, ये हमारा कर्तव्य था जिसका निर्वहन पुलिस ने किया। सर, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया, ये सबके सामने है। पुलिस पर जो इन्होंने हमले किए वो भी सबके सामने, वो डंडे के ऊपर कीले लगाकर पहुंचे हुए थे यहाँ पर ये लोग। लेकिन इन्होंने जो किया उसका कोई हिसाब नहीं मांग रहा। आप देखिए कैसे वो जो कॉकरोच पार्टी के वो जो दो नेता है जिन्होंने मंत्रियों से बात की थी, वो कपिल सिब्बल की बगल में बैठकर ही कह रहे थे कि हमने पोर्टल शुरू कर दिया है, हम ऐसे लोगों को जिनके ऊपर FIR हुई है उनको कानूनी सेवा देंगे। सर, कपिल सिब्बल को अफोर्ड करना इस देश में बहुत कम लोग हैं जो उनकी सेवाओं को ले सकते हैं। तो फंडिंग तो कहीं से आ रही है ना। कौन फंडिंग कर रहा है कि वो कपिल सिब्बल से मुलाकात करके धमकी देते हैं कि अगर समझौता टूट गया और FIR जिनके खिलाफ हुई वो वापस नहीं ली गई तो हम फिर से धरने पर बैठ जाएंगे। ये क्या है सर? ये सिर्फ धमकी की, धौंस धपाटे की राजनीति है। पैसे की कोई कमी नहीं है। जब 3 करोड़ महीने के खर्चे के ऊपर इनका आंदोलन चल रहा था, जुनैद जो सबसे मतलब क्या भंडारा, क्या जैसे वो कोई सामान्य कोई भंडारा थोड़ी ही था। हमारे पुलिस वालों के आप खाने को देख लें तो उनको बेचारों को दाल चावल रोटी सब्जी शाम को मिलेगा, और सुबह उनको मिल जाएगा, जैसे पैरामिलिट्री है तो 4 पूड़ी और 1 प्याला चाय मिल जाएगी। दोपहर के खाने में उनको बेसिक खा। लेकिन और इनकी तरफ देख लीजिए, अरे बाप रे बाप, ये मोदी की तेरही के समोसे आ रहे हैं, ये बड़े बड़े मालूम पड़ता था बंगाली मार्केट वाले। पिज्जा आ रहे हैं, आइसक्रीम आ रही है, बर्गर आ रहा है, मिनरल वाटर आ रहा है, जो बॉटल वाटर आता है वो आ रहा है। ये तो हमारी पुलिस फोर्स को ये अहोभाग्य नहीं कि इतना तरमाल उनको भी मिले। और आप इनकी देख लीजिए, माले मुफ्त दिले बेरहम जिस तरीके से ये टूट पड़ते थे सारी चीजें। और कुछ इनके मतलब लड़के तो लड़कियों ने कहा कि हमको चूंकि पिज्जा बर्गर मिला था इसी लालच में हम चले गए थे। वो तो कर लानत है तुम्हारे ऐसे पत्तल चाटू लोगों की, जो कि पिज्जा बर्गर के चक्कर में जाकर के फुहड़ और नंगा नाच किया तुम लोगों ने वहां पे जाकर, गालीबाजी की तुम लोगों ने, वो तो खैर अलग से एक विषय है। लेकिन जो तुमने किया, जो तुम कुल कलंकनी कहलाई जाओगी, और गाली के बारे में जो इन्होंने प्रदर्शन किया है, मैं समझता हूं कि इसी के ऊपर इनकी खातिर हो जानी चाहिए थी। गालीबाजी में तो हम लोग माने जाते थे कि हम लोग सबसे बुरे, हम लोगों की जुबान है, हम पुलिस अधिकारियों की, थाना अध्यक्षों की। इन्होंने तो जीबी रोड और जो वहां की महिलाएं हैं उनको दिखा दे, तुम तो KG की विद्यार्थिनी हो। थाना अध्यक्ष जो सबसे गालीबाज हो वो तो प्री स्कूल का विद्यार्थी। असली गालीबाज तो हम हैं। और जिस तरीके की ऐसी गाली दी जो कि आपके सभ्य और प्रतिष्ठित चैनल पे उसका वर्णन नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरे देश ने देखा है कि जिस बेहयाई और नग्नपन को आपने दिखाया है, वो दिखाता है कि आप दरअसल माता पिता ने संस्कार विहीन तो आपको किया ही। जिसको कहा जाता है कि इंटरनेट की औलादे हैं आप, इंटरनेट ने आपको पाला पोसा है, आपके अंदर कोई संस्कार नाम की चीज नहीं। आप समझ नहीं रहे कि आपका जो गृह मंत्री है भारत का, प्रधानमंत्री है, निर्वाचित है, उनकी उम्र आपके माँ बाप से भी ज्यादा है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब नाना दादा की तरह है। और उनके बारे में जो आदर सूचक शब्दों का प्रयोग आपने किया है, उनके ऊपर तो कोई आक्षेप नहीं लगता है। लेकिन आपने आज अपने आप, अपनी कलुषित मानसिकता को, अपने माता पिता के संस्कारों को, आपने उनको गाली दी है। और ये गाली खत्म नहीं होने वाली है। मैं चाहूंगा कि इनका कॉम्पेंडियम बने नंबर लगा करके। नंबर 1 पे ये है माधुरी जी, इनके पिता का नाम ये है, पता ये है, और जिसको सर्कुलेट कर दें ऑनलाइन, और करेंगे लोग। इस जिंदगी तुम्हारी न शादी होगी, न तुम किसी कॉलेज में एडमिशन के काबिल रहोगी, और न ही तुम्हें कोई स्कॉलरशिप मिलेगी, न कभी कोई लोन मिलेगा। ऐसे कौन चाहेगा? आप ये बता दें, इतनी गालीबाज और क्रिमिनल माइंडेड लोगों को, लड़के लड़कियों को कौन अपने हद दाखिला देगा? सर, इनको तो नेम और शेम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, आपको लगता है कि ये क्रिमिनल लोगों के खिलाफ जिनके बारे में आंकड़ा भी सामने आ गया है, क्या दिल्ली पुलिस सच में
या केंद्रीय गृह मंत्रालय सच में ऐसे क्रिमिनल लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको वापस ले लेंगे, इन दंगाइयों को छोड़ देंगे क्योंकि वो कॉकरोच कह रहे हैं कि हम फिर से धरने पर बैठेंगे? क्या ये संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि अगर एक बार निर्णय ऐसा ले लिया फिर इनका मनोबल तो वैसे भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि मनोबल कहां पर चला गया है। इनकी औकात क्या है, इनकी औकात क्या है। और आज ये लोग जो है भारत सरकार की निर्वाचित सरकार को चुनौती दे रहे हैं। अब इनका यह कहना कि मैं उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन अगर ऐसी कोई गलती, कोई गलतफहमी किसी को है, इसके विरोध में हमारा एक संगठन है, वो पूरा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसका प्रबल विरोध करेगा। क्योंकि मुकदमे वापस लेना एक ही उसका कारण होता है, उसकी एक प्रक्रिया है कि जनहित में। इसमें कौन सा जनहित है कि जो अपराधियों ने जाकर के तोड़फोड़ की है, गुंडागर्दी की है, दंगा फसाद किया है, उनके मुकदमे विड्रॉ करने में कौन सा जनहित है, कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट? इनको तो एनहांस पनिशमेंट होना चाहिए, सजा बढ़ा करके अंजू जी होनी चाहिए। वो कृपा देश और समाज अपने ऊपर कर ले। सर, जिस तरह का शोर एलओपी वगैरह मचा रहे हैं, विपक्ष मचा रहा है, ऐसा लगता है कि इन्हीं के लोग हैं ये जो अब एफआईआर में जिनके नाम दर्ज है, इसीलिए कि अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनकी जब जुबान खुलेगी तो पता चलेगा कि प्रोपेगेंडा क्या था, किन्होंने इन लोगों को भेजा था। ये छात्र तो थे नहीं, ये तो सबको समझ में आ गया। और सर, कॉकरोच पार्टी अचानक से इतना पैसा, इतना लैविश तरीके से जंतर मंतर पर बैठना, इनके भी तो बही खाते खुलेंगे सर। जांच एजेंसियों की रडार पर तो ये तीनों लोग भी होंगे, वो जो दीपके है, सौरभ दास है और साथ में वो जो रांका है, इनके भी तो बही खाते खुलेंगे या नहीं? बही खाते तो खुलना शुरू हुए। सारा डर तो इसी बात का है, तभी तो सारा जो है पैतड़ा बदल रहे हैं कि हम आंदोलन कर देंगे दोबारा। जुनैद के घर वाले उठा लिए गए, बताओ भाई, तुम्हारी मोबाइल रिपेयर की दुकान है, तुम्हारी जितनी भी आमदनी हो, लेकिन तुम्हारी ये हैसियत तो नहीं है कि तुम 3 करोड़ का खाना हर महीने खिलाओ। ये तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारी मजबूरी क्या है, कहां से पैसे आ रहे हैं? इसी तरह से इन सब लोगों की जब कुंडली खंगाली जा रही है, तब एकदम से 2-4 लड़के यूपी के भी उठा लिए गए हैं। और जब उठा लिए गए हैं, यूपी पुलिस ने उठा लिया इन लोगों को, तो अब बड़ी तड़पड़ाहट। और लोग कहते हैं साहब इनको छोड़वा दिया। हमने कहा ये है कौन, आप हैं कौन, आप कैसे जानते हैं? तो साहब ये गलती से वहां पहुंच गए थे पिज्जा खाने, और पुलिस ने इनका नाम लिख लिया। अब यूपी पुलिस आकर के ले गई है। उनका आपको मालूम ही है कि इसने दरअसल जो है रॉन्ग नंबर डायल कर दिया इस बार। यूपी पुलिस अगर ले गई है, आप निश्चित लिखा लीजिए, मेरा तो छोड़ दीजिए, कोई भी फोन करेगा उसका भी नंबर आ जाएगा, उसको पूछेगा आप इसकी वकालत क्यों कर रहे हैं। तो अंजू जी, ये बड़ी एक, मैं समझता हूं कि सबके फंड्स, आमदनी का जरिया, टूल किट में सहभागिता क्यों कर रहे हैं। और पुलिस वालों के बारे में आपको, पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों से, उनके परिवारों से आपको दिक्कत क्या है? ये हमारे पुलिस अधिकारी, मैं सलाम करूंगा दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को, उनके जवानों को, हमारी बेटियों को, जिन्होंने बड़े धैर्य और सूझबूझ और साहस के साथ इनको निपटाया, उनके परिवारों को, उनके माता पिता को। और जैसे हर पुलिस अधिकारी के परिवार को मैं नमन करता हूं, जैसे मेरा परिवार हो, आपके परिवार और आपके कुल वंश को प्रणाम करते हुए मैं यही कहूंगा, धीरज रखिए। धर्म का पालन किया है आपने, संविधान की रक्षा के लिए आप एकजुट होकर के रहे, और ये तपस्या कभी खाली और खंडित नहीं हो सकती। सर, मुझे तो ये ख्याल आ रहा है कि जिस तरह से एलओपी भीड़ लेकर पहुंच गए थे पीएम आवास के सामने और आह्वान कर रहे थे, जो भी देशभक्त हैं वो सब यहाँ पहुंचे। मैं पीएम आवास के बाहर खड़ा हूं सर। अगर पीएम आवास के सामने तो अगर कोई गेट पे चढ़ने की भी कोशिश करता तो फिर तो गोली चल ही जाती ना। तो किस मकसद से वहां पहुंचे थे? आप सोचिए क्या तमाशा वहां होने वाला था। पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को कितनी मशक्कत करनी पड़ी वहां पर। तो ये चाहते क्या है सर? ये सच में नीड का था या कोई और रिजीम चेंज या नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका बनाने की पूरी तैयारी थी? कुछ तो जांच एजेंसियों के पास, हमारी जो खुफिया तंत्र है, इनपुट ऐसे आए होंगे ना सर। आपकी बात में बड़ा तार्किक बल है अंजू जी। पीएम निवास के बाहर और उसके बाहर नो मैंस लैंड है। वहां किसी तरह की फालतू गतिविधियां नहीं हो सकती है। ठेला, खोंचा, आवागमन, इन लोगों ने पुलिस को यह सूचित करके कि हम खड़गे जी के जन्मदिन के लिए वहां जा रहे हैं, खड़गे जी के जन्मदिन के वहां गए और वहां से निकल के सीधे आ गए पीएम निवास के पास। और वहां पर इन्होंने कहा कुर्सी भी मंगा लो, कुर्सी मंगा लो। खड़गे जी चूंकि उनकी आयु हो गई है तो वो बैठ जाएंगे, बाकी तो सारा कार्यक्रम वही रह गया था। बस ये था कि हलवाई बुला करके उन्होंने कचौड़ी और पकौड़ी तलवाना नहीं किया, बाकी सब कर्म तो कर ही दिए। और आपका कहना कि पीएम के घर के सामने अगर ये हो रहा है, मैं फिर कहूंगा,
और अब से अगर कोई ये करता है तो मैं ये कहूंगा इनको अवसर न दें वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का। ये वो स्थान नहीं है कि निर्वाचित और एलओपी के खुद परिवार के 2 प्रधानमंत्री देश ने खोए हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। तो देश ये लग्जरी बर्दाश्त नहीं करेगा। दोबारा वहां जाकर के कालीन और टाट कमंडल लेके जाएं तो पुलिस इनके खिलाफ वही कार्रवाई करे जो कि आंदोलनकारियों के खिलाफ होनी चाहिए। ये चीज बर्दाश्त देश नहीं करेगा सर। हाई सिक्योरिटी जोन में जाकर के आप इस तरीके की अनुशासनहीनता दिखाएं और कानून को तोड़ें। बिल्कुल सर, बहुत ही अलग तरह का नजीर सेट करने की कोशिश की एलओपी ने, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज है तो वो वापस लेने का सवाल नहीं उठता है। और अगर ऐसा होता है तो ऑप्शंस पुलिस के लोगों के पास भी हैं सर, उनके भी मानवाधिकार है, कोई उनके ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करता है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए थे तमाशा करने के लिए आए थे, उनके ह्यूमन राइट्स की बातें हो रही हैं, मानवाधिकारों की बातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस के मानवाधिकारों की कोई बात नहीं कर रहा है। ये जितने भी नेतागण हैं उन बच्चों को, जो तथाकथित बच्चे इसमें घायल हुए, उनको देखने के लिए जा रहे थे। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही थी, एक भी उन पुलिस अधिकारियों को मिलने के लिए नहीं गया जो कि इसमें जख्मी हुए थे। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं। अभी इनमें से किसी को कुछ हो जाएगा तो तुरंत पुलिस को फोन डायल करेंगे, लेकिन उसी पुलिसकर्मी पर जब हमला हो रहा है तो इनको दर्द नहीं हो रहा। लेकिन चलिए सर, ये सब कुछ भी जो हो रहा है इससे भी सरकार एक सबक ले रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोगों के नाम अब सामने आए हैं एफआरएस के जरिए कि ये क्रिमिनल्स शामिल थे, इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद अंजू जी। जय हिंद। वंदे मातरम। थैंक यू।